नमस्कार। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? ये ऐसा प्रश्न है जिससे बिहार की 14 करोड़ जनता और देश के दूसरे हिस्सों में भी रोज चर्चा होती है, टीवी पर रोज बहस होता है। मुझको लगा कि इस विषय पर मुझे भी आपसे बात करना चाहिए। मेरे जो स्रोत हैं वो लुटियन जोन्स में भी हैं दिल्ली में, और पटना की लुटियन जोन्स में भी है। ऑफ कोर्स इतने दिनों तक शासन में रहा हूँ, इसलिए ब्यूरोक्रेसी में भी थोड़ी बहुत समझ है और थोड़ी बहुत एक्सेस भी है। पहले आपको बता देते हैं कि बीजेपी का अभी एजेंडा क्या है। सबसे पहला एजेंडा बीजेपी का अभी ये है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बिल्कुल कॉरपोरेट स्टाइल में काम करती है। जैसे किसी कॉरपोरेशन में डिविजन्स बटे हुए रहते हैं, हायरार्की बटी हुई रहती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, वो बिल्कुल उस स्टाइल में बीजेपी काम करती है। तो बीजेपी की अभी पहली जो प्राथमिकता थी वो नीतीश कुमार को राज्यसभा में भेजने के लिए कथित रूप से मनाने की, वो सफल हो गए उसमें। उस पर मैंने एक वीडियो ही बनाया है, तख्ता पलट क्यों हुआ। आपको मालूम ही होगा कि दिल्ली से एक फ़ोन आया दीपक कुमार को, ये दौड़े दौड़े गए। दीपक कुमार का गर्दन यहाँ तक फंसा हुआ है, सब लोग जानता है। तो इनको कहा गया कि आप ही फाइल पर दस्तखत कराते हैं ना, तो इस पर भी दस्तखत कराइए। तो राज्यसभा के नॉमिनेशन पेपर पर उन्होंने ही दस्तखत कराया। क्योंकि मुख्यमंत्री जी का कोई याद अब रहता नहीं है, होश हवा सब है नहीं, तो एक ही चीज़ उनको समझ में आता है कि दीपक कुमार जहाँ बोलेगा दस्तखत कर देंगे। तो दस्तखत कराने का उनको दायित्व दिया गया। बीजेपी का पहला एजेंडा था। दूसरा एजेंडा ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये नॉमिनेशन पेपर अपना विड्रॉ कर लें। तो मेरी जो ये जानकारी है, ये उनके घर पर और विधानसभा सचिवालय में भी चारों तरफ हाई अलर्ट था कि जरा सा कुछ सुनगुन हुआ कि डैमेज कंट्रोल किया जाएगा। तो वो समय भी पार हो गया, तो अब नॉमिनेशन विड्रॉ हो नहीं सकता। इसके बाद तीसरा एजेंडा है कि चुनाव हो जाए, और उपेंद्र कुशवाहा का क्या हो तो बात की चीज़ है। नितिन नवीन और नीतीश कुमार ये दो ठो कम से कम पहले जीत जाए, इसलिए ताबड़तोड़ मीटिंग हो रही है। एनडीए के सभी विधायकों को एकदम मैंने समझते हैं कि 2-2, 3-3 पर्यवेक्षक यहाँ बुलाए गए। पर्यवेक्षक क्या होता है आपको पता है, रुपया का थैला भी आ गया है। तो जैसे भी हो, लेकिन पहला काम है नीतीश कुमार को जितवा देना और उसको दिल्ली में जाके ओथ दिलवा देना। साइमल्टेनियसली कुछ लोगों को प्रभार दिया गया है इस पर वर्क करने के लिए कि आफ्टर ऑल किसको बनाया जाए मुख्यमंत्री। बीजेपी का अपना एक अंदाज है काम करने की, अपनी रणनीति है, अपनी स्ट्रेटजी है। वो स्ट्रेटजी ये है कि ये संभावित कुछ नामों को राजनीतिक कॉरिडोर, पावर कॉरिडोर में, ब्यूरोक्रेटिक कॉरिडोर में उछाल देती है। उछालने का पर्पस ये होता है कि जब उसका नाम उछले तो उसके प्रोज एंड कॉन्स ये दोनों मेरे पास आ जाए, और वैसी जानकारी आ जाए जो शायद हमको नहीं मालूम, यानी बीजेपी को नहीं मालूम। वैसे बीजेपी को उनके सभी सदस्यों की सारी जानकारी मालूम रहती है, लेकिन फिर भी उनका एक अंदाज है, उनका एक तरीका है। तो अभी ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिकल पावर कॉरिडोर में 4 नाम उछल रहा है, और आप देख लीजिएगा ये चारों में से ही एक आदमी बनेगा, या फिर कभी ऐसा बहुत कोई गंभीर बात हो गई, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो गया, तभी कोई शायद और बनेगा। इसमें सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का है। अब पहले उसके बाद हम बताते हैं कि ये क्यों इनके नाम उछले हैं और बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है। तो पहला सम्राट चौधरी। एक समझ ये कह रही है राजनीति में, बीजेपी के जो थिंकर्स हैं, थिंक टैंक, उसमें ये कि नीतीश कुमार को हटाने के कारण आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, कुर्मी का वोट और अति पिछड़ा का वोट ये खिसकेगा। दलित का तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 2 ठेकेदार हैं, एक रामविलास पासवान जी के सुपुत्र और दूसरे मांझी जी।
कुशवाहा में भी दो दो तीन तीन नेता है, तो कुशवाहा का भी कुछ खिसकेगा, लेकिन इनके भी ठेकेदार को इसमें लगाएगा। लेकिन कुर्मी का और अति पिछड़ा समाज का कुछ वोट जरूर खिसकेगा। मान लीजिए कि 2-3% कुर्मी का है, 2-4-5%, 10% तक मान लीजिए कि अति पिछड़ा का, क्योंकि अति पिछड़ा समूह है जातियों का, उसमें अलग अलग जाति हैं। अति पिछड़ा में सबसे प्रखर और सबसे वाचाल जो जाति है वो है चंद्रवंशी का, कहार का, जिस समाज से बनाया गया है डॉक्टर प्रेम कुमार को विधानसभा का अध्यक्ष। तो फिर भी उसके बावजूद भी अति पिछड़ों का वोट खिसकेगा और महिलाओं का कुछ वोट खिसकने का इम्कान है, इसलिए कि महिलाओं को जो 10,000 रुपया दिया गया और वो जीविका दीदी वगैरह वगैरह, वो सबसे वोट खिसकेगा। तो बीजेपी को अब चिंता है कि जो हमारा 10 से 15% वोट मेरा गड़बड़ा। आप ये बताते चलें कि 2030 में, अगर 29 में ही अब तो चुनाव होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, तो 2029 में जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें बीजेपी अकेले लड़ेगी, क्योंकि तब तक जदयू कुछ बीजेपी में समा जाएगी और कुछ आरजेडी में समा जाएगी, ये तय है। निशांत कुमार को बनाए या किसी को बनाए, वो भाजपा जदयू अब रहेगी नहीं। अब प्रशांत किशोर जी ने ठीक ही कहा था। तो बीजेपी की समझ ये कह रही है कि 14% वोट है यादवों का। लास्ट इलेक्शन में विधानसभा में भी और लोकसभा में भी यादव का रुझान हुआ है भाजपा की तरफ, ये भाजपा का समझ है और वो सीटों में भी परिलक्षित होता है। अगर वैसा नहीं होता तो दानापुर का सीट जीत जाना या फिर बहुत अच्छा वोट लाना राघोपुर में जो गढ़ है। तो इसके बाद धमौन एक बहुत यादवों का सबसे बड़ा गांव है, वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में एनडीए के पक्ष में वोट पड़ा, खास करके भाजपा के लिए, भाजपा को नज़र में रखते हुए, मोदी जी को नज़र में रखते हुए। तो भाजपा की ये समझ है कि जो 14% यादव का वोट है, 14 से 15%, तो इसको अगर हम ले आए तो ये हमको अति पिछड़ा और महिलाओं और कुर्मी, इसके वोट जो हमसे खिसकेंगे उसको कंपनसेट कर देगा। और इसमें 2 नाम मुख्यमंत्री के लिए विचार हो रहा है। पहला है नित्यानंद राय और दूसरा है रामकृपाल यादव। नित्यानंद राय के साथ एक समस्या है, पहला तो वो एमपी हैं, आपको मालूम है कि 240 सीट है भाजपा को, तो अभी रिस्क लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि एक आदमी को हटाया जाए फिर वहाँ लोकसभा जिताया जाए, ऐसे भी बड़ा डमाडोल स्थिति है लोकसभा में। तो नित्यानंद राय, और दूसरा जो नेगेटिव चीज़ नित्यानंद राय के बारे में जाता है कि उनकी यादव समाज में भी स्वीकार्यता बहुत व्यापक नहीं है और उनका जो एंटी लॉबी है वो सब सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चलाना शुरू कर दिया, ज़मीन हड़पने वाला। ज़मीन हड़पने वाला और हाजीपुर में उनका बहुत सारा जो कथित रूप से आपराधिक मुकदमे वगैरह हैं उनको लेकर के वो एक कैंपेन चल रहा है। दूसरा नाम यादवों में रामकृपाल यादव जी का है। रामकृपाल यादव जी के साथ प्लस पॉइंट भी कुछ है और कुछ माइनस पॉइंट है। माइनस पॉइंट ये है कि आरएसएस के नहीं हैं, आरजेडी के समर्पित नेता रहे। आपको पता है कि लालू जी ने जब अपनी पुत्री को दे दिया सीट, उसके बाद से इनके पास कोई विकल्प नहीं था, तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, केंद्र में भी मंत्री रहे और फिर बिहार सरकार में भी कृषि विभाग में मंत्री है। तो एक नेगेटिव चीज़ ये बेशक जाता है कि ये आरएसएस के बैकग्राउंड से नहीं हैं, लेकिन इनके साथ प्लस पॉइंट ये जाता है कि यादवों में इनकी स्वीकार्यता नित्यानंद राय से ज़्यादा है। बेशक वो गृह मंत्री हों केंद्र में और
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हों, लेकिन रामकृपाल यादव की छवि बहुत साफ है, इनकी स्वीकार्यता बहुत ज़्यादा है और बोलने वगैरह की शैली और काम करने का इनका ट्रैक रिकॉर्ड वगैरह ये नित्यानंद राय जी से ज़्यादा है। तो ये एक कारण है कि ये दोनों कैंडिडेट पर चर्चा छिड़वा दिया है बीजेपी ने, मैंने पावर कॉरिडोर में इसके नाम उछाल दिए गए हैं। तीसरा नाम जो है वो बड़ा अलग टाइप का है। तीसरा नाम है संजीव चौरसिया का। संजीव चौरसिया के पिता गंगा प्रसाद जी आरएसएस के पुराने नेता, यहाँ भी विधान परिषद में रहे, फिर गवर्नर भी रहे, अभी वो बीमार चल रहे हैं। संजीव चौरसिया असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं या शायद एसोसिएट प्रोफेसर हैं कहीं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, साफ सुथरी छवि है और अति पिछड़ा समाज से भी आते हैं। तो इनके नाम पर भी बीजेपी के रैंक एंड फाइल में मंथन चल रहा है। तो ये चारों नाम को फेंक दिया गया है। सम्राट चौधरी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफकोर्स वो भी पहले आरजेडी में थे, फिर समता पार्टी, फिर जदयू में भी आए, तो उनका भी बदलने का बड़ा रहा है। उनके खिलाफ भी कुछ मुकदमे वगैरह हैं। हालांकि प्लस पॉइंट ये है कि बहुत एग्रेसिव वक्ता हैं और लालू यादव के परिवार पर जिस तरीके से उन्होंने प्रहार किया वो उनके फेवर में जाता है। कुशवाहा समाज से भी आते हैं और लास्ट फ्यू ईयर्स में उन्होंने बहुत तेज़ी से अपना ग्राफ ऊपर किया है। तो वो ये कुछ प्लस पॉइंट है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि आरएसएस का बैकग्राउंड उनका नहीं है, तो ये उनका एक कमज़ोर पक्ष है। नकारात्मक पक्ष तो नहीं करेंगे, कमज़ोर पक्ष है। तो ये चार नाम चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी इन नामों को पावर कॉरिडोर में उछाल दी है। उसके पीछे सिर्फ तीन ही काम है, तीन ही पर्पस है रादर। पहला कि इन समूह का योग्यता और अयोग्यता, इनके कमज़ोर पक्ष और मजबूत पक्ष धीरे धीरे उनके पास आने शुरू हो जाए, नंबर वन। नंबर टू, पब्लिक में इनके परसेप्शन पर चर्चा हो व्यापक और धीरे धीरे पब्लिक स्वीकार करने की स्थिति में आ जाए और पावर ट्रांसफ़र बहुत आसानी से हो जाए। और तीसरी चीज़ ये कि जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी को कमिंग इलेक्शन में जितने प्रतिशत मतों का नुकसान होने की संभावना है उतना प्रतिशत मत लाया कैसे जाए। और इस दृष्टिकोण से ये सभी चीज़ें साधी जा रही है। वैसे भारतीय जनता पार्टी चौंकाने वाले निर्णय लेने के लिए विख्यात रही है, लेकिन अभी आपको ये बता दें कि कम से कम 31 मार्च तक तो चेंज ऑफ गार्ड अभी होने की संभावना नहीं है। वैसे भी बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। नीतीश कुमार को हटाने के पीछे जो 4-5 वजह सबसे प्रमुख रही, जिसमें सबसे प्रमुख वजह है उनका स्वास्थ्य, गिरता हुआ स्वास्थ्य, जिसके कारण उनके जो कोटरी के अधिकारी हैं उनकी लूट। दूसरा कारण रहा कि बीजेपी रैंक एंड फाइल में इस बात को लेकर के लगातार असंतोष कि साहब हमारी संख्या इतनी बढ़ रही फिर भी हम मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं। इसके अलावा गवर्नेंस का कोलैप्स कर जाना। लेकिन इन सबसे इतर जो चौथा सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि नीतीश कुमार के हाल के दिनों में किए गए फैसले आदि ने राज्य सरकार के खजाने को बिल्कुल खाली कर दिया है। तो इस फाइनेंशियल ईयर को समाप्त होने देगी बीजेपी और अप्रैल से वो अपना कमान संभालेगी, किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी, क्योंकि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए सबसे पहली चुनौती होगी इस राज्य के गवर्नेंस को और फाइनेंस को ठीक करना, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी रसातल में जा चुका है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर लिखें। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहे वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।